हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। और आपकी यूपीएससी की करंट सीरीज़ में हमारा ये सेकंड लेक्चर है और आज है 24 मई। तो 24 मई के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आज मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें जैसा आप यहाँ पे थीम पर देख सकते हैं, हम पहले नाकुला क्षेत्र यानी नाकुला दर्रा या चीन के पास का जो क्षेत्र है उस पर जो विवाद चलते रहते हैं उसके बारे में बात करूँगा। फिर कृषि विपणन सुधार जो एक रिफॉर्म चल रहा है उसके ऊपर एक बात करूँगा, चर्चा करूँगा। उसके बाद आपदा उपकर। ये तीनों के टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स या यूपीएससी मेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फिर उसके बाद जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए उमंग ऐप, जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको मेन पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ ये सीरीज़ ऐसे ही हमारी चलती रहेगी। ये आपके वन डे एग्ज़ाम्स हो, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और हमारे चैनल पे ज्योग्राफ़ी और इंटरनेशनल रिलेशन और हिस्ट्री और पॉलिटी के भी लेक्चर आ रहे हैं और कुछ लेक्चर चल भी रहे हैं जिनकी सीरीज़ आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर पे। जैसा कि यहाँ पे मैंने बता रखा है कि आपकी जो यूपीएससी की करंट अफेयर है ये मेन रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए भी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहले जल्दी स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसे जल्दी से जल्दी जितने भी ग्रुप में हों वहाँ पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए ज़रूरी है, वेस्ट है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा नाकुला क्षेत्र। तो नाकुला क्षेत्र, नाकुला दर्रा और नाथुला दर्रा ये अलग अलग याद रखना। नाकुला क्षेत्र नाथुले दर्रे के पास में है जो सिक्किम के पास पड़ता है, और जो आपका नाथुला, ठीक है, ये उत्तराखंड के पास में। तो नाथुला और नाकुले में डिफरेंस बहुत याद रखना। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न के लिए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, नाकुला दर्रा कहाँ पे है, और ये पॉइंट भी आपके, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ये न्यूज़ जो है अभी चर्चा में है तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने भी हैं। अभी नाकुला क्षेत्र चर्चा में है क्यों, तो ये समझ लीजिए जो ईयर 2015 के बाद चीन ने लद्दाख के क्षेत्र में, ठीक है, उसकी जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है जिसे हम LOA बोलते हैं, LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी उल्लंघन करते हुए अनेक बार क्या हुआ, LAC का पार करके हमारे इंडिया के क्षेत्र में घुसने की कोशिश की है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा इंडिया के फौजियों और चीन के फौजियों में आपस में झड़प हो गई थी, जिसमें कई फौजियों को चोट भी लगी थी। यहाँ पे मैंने आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आप इनको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे वर्ष 2020 के शुरुआती 4 महीनों में चीन के द्वारा लगभग 170 यानी 170 टाइम्स जो है LAC का उल्लंघन किया गया है। अब ये समझ लीजिए 2020 यानी जो ईयर चल रहा है उसमें आपके अप्रैल मंथ तक लगभग आपके 170 से ज़्यादा बार, ठीक है, LAC का उल्लंघन किया जा चुका है, और जिसमें 130 बार LAC उल्लंघन केवल लद्दाख के क्षेत्र में किया गया है। यहाँ पे देखिए है आपके LAC उल्लंघन के 4 प्रमुख क्षेत्र। तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, ये किस तरह हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसा पहला 3448 किलोमीटर लंबी जो भारत चीन की सीमा है उस पर 80% LAC के उल्लंघन मामले 4 स्थानों पर दर्ज किए गए। मतलब वो 4 ऐसे पॉइंट है जहां पर सबसे ज़्यादा बार LAC का उल्लंघन किया गया है। पहली है पश्चिमी सीमा। तो पश्चिमी सीमा में कहाँ पे है, पश्चिमी सीमा आप आते हैं तो लद्दाख और अक्साई चीन, याद रखिए लद्दाख और अक्साई चीन के क्षेत्र में आपका आता है पश्चिमी सीमा में जहाँ पर LAC का उल्लंघन कंटिन्यूस किया गया है और कंटिन्यूस किया भी जा रहा है। तो समझ लीजिए यहाँ पे 2/3 मामले दर्ज किए गए हैं, 3 में से 2 मामले तो केवल पश्चिमी सीमा में ही किए गए हैं। फिर है पूर्वी क्षेत्र, इसमें कहाँ पे है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा जिसे हम नाकुला दर्रा कहते हैं, नाकुला सीमा यानी नाकुला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है पूर्वी सीमा पर सिक्किम के नाकुला क्षेत्र, यहाँ पे देख रखा है। तो नाकुला क्षेत्र क्या है, यानी सिक्किम का वो पार्ट है जहाँ पर अभी चाइना के द्वारा कई बार LAC का उल्लंघन किया जा चुका है और उसमें चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच कभी कभी टकराव भी देखने को मिलता है, जिससे कई यानी कि दोनों देशों के सिपाहियों को काफ़ी चोट भी आती है। और चौथा है हमारा मध्य क्षेत्र। तो मध्य क्षेत्र क्या है, यह सीमा तिब्बत के साथ लगती है। तो तिब्बत जो नेपाल के साइड में आता है और उत्तराखंड के साइड में, तो वहाँ पे आता है हमारा मध्य क्षेत्र।
और इसमें छोटे छोटे विवाद होते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये भी एक नाम है आपका, वो क्षेत्र है, पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया, मध्य हो गया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है, लद्दाख और अक्साई चीन। पूर्वी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा, जहाँ पे है नाकुला क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। मध्य क्षेत्र में कौन सा आता है, तिब्बत सीमा, ठीक है। तिब्बत के साथ जो सीमा लगता है उत्तराखंड में, वहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं। एक और पॉइंट है आपका गैल्वन घाटी। गैल्वन घाटी, तो अभी चीन की एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अक्साई जो पश्चिमी क्षेत्र है हमारे लद्दाख के पास में, अक्साई चीन के गैल्वन घाटी के क्षेत्र में भारत ने रक्षा सुविधाओं का निर्माण कर लिया है। यानी वहाँ पे भारत ने अपनी सुरक्षा को है ज़्यादा बढ़ा दिया है। और भारत ने आधिकारिक रूप से इस पर कोई प्रक्रिया नहीं दी है, मतलब इसके कोई भी बात नहीं की है कि मैंने ऐसा किया है, नहीं किया है। तो इसीलिए जो गैल्वन नदी घाटी है, याद रखना गैल्वन नदी घाटी, इसमें सेनाओं के बीच में ज़्यादा तनाव और झगड़े देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना के बीच में इन मामलों को सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट डेट्स लिख रखी हैं, जिनमें मैक्सिमम कोशिश की गई है कि जो डोकलाम विरोध हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इनको सुलझाया जाए या इस पर कोई ट्रिटी बनाई जाए। तो याद रखिए, वर्ष 2017 में डोकलाम गतिरोध, ठीक है, डोकलाम गतिरोध के बाद से पूर्वी क्षेत्र में LAC उल्लंघन के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। ये गतिरोध एक ट्रिटी थी जो इंडिया और चाइना के बीच में बनाई गई थी, लेकिन फिर भी इसके बाद LAC का उल्लंघन काफ़ी मामले आए इस पर। फिर डोकलाम गतिरोध के तुरंत बाद सितंबर 2017, यहाँ पे देख लीजिए, शियामेन में विक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इन देशों ने शीर्ष नेताओं ने मुलाकात भी की, इस बात की बैठक भी हुई कि कोई विवाद ना हो। फिर दूसरा है वुहान में अप्रैल 2018 में, किस बात से रही है, अप्रैल 2018 में, कहाँ पे, चाइना के वुहान में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन जो होते हैं, उसके दौरान दोनों देशों के नेताओं ने सीमाओं के प्रतिबंधन की दिशा में विश्वास और आपसी समझ बनाने की दिशा में रणनीति भी बनाई। और लास्ट है इसमें भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की बिश्केक जो एक मीटिंग होती है महाबलीपुरम में, इन्होंने मुलाकात की। और इसके बावजूद वर्ष 2019 में ये बहुत बार मीटिंग हो चुकी है, और इसके बावजूद भी 497 से लगभग 500 बार LOC का उल्लंघन किया जा चुका है, और ये मैक्सिमम चीन के द्वारा किया जाता है। तो आपको इसमें बस ये याद रखना है, डोकलाम गतिरोध कब हुआ था, 2017 में। और आपका सियामेन ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था, 2017 में। ऐसे ही अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कब, 2018 में। और आपका राष्ट्रपति और चीन के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के चीन और प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री, इनका सम्मेलन कहाँ हुआ, महाबलीपुरम में। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि विपणन सुधार, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा 22 मई 2020 को, याद रखने का ये डेट इंपॉर्टेंट है, 22 मई 2020 को भारत की GDP के साथ 10% के बराबर, भारत की GDP के 10% के बराबर लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, ठीक है। और ये घोषणा की गई है कृषि विपणन सुधारों के लिए। ये एक केंद्रीय कानून लाने की घोषणा की गई है, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए निवेश करके कृषि को सुधारा जाएगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया है कृषि विपणन सुधार। यहाँ पे मेन पॉइंट समझिए, नवीन केंद्रीय कानून के निर्माण के बाद मौजूदा राज्य कृषि विनिमय कानून समाप्त हो जाएंगे। जब ये केंद्रीय कानून निर्माण हो जाएगा, उसके बाद जितने भी राज्य कृषि विनिमय कानून है वो सब समाप्त हो जाएंगे, केवल केंद्रीय कानून चलेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और मेन एग्जामिनेशन के लिए भी आपका ये कृषि विपणन सुधार क्या है, इसके तथ्य लिखिए, तो उसमें आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, यानी कि जो कृषि विपणन है, इसमें सुधारों की आवश्यकता क्यों हुई और क्या ज़रूरत हुई। तो अनुभव से सीखने की आवश्यकता की तक बात करें तो APMC, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ APMC। तो APMC है क्या, ये इसको याद रखिएगा। तो APMC में से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो ये इस कमेटी है, इसमें क्या किया गया है, एक कानून
ये किसान कानून को स्थानीय द्वारा लाइसेंस प्राप्त कराते हैं। ठीक है, लाइसेंस प्राप्त करा के जो कृषि उत्पाद होते हैं उनको बेचने से जो इम्पोर्टेंट, जैसे आपका मंडी हो गया, वहीं पे बेचने की अनुमति देते हैं, और इधर उधर बेचने पर उन पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसे हम दलाल कहते हैं। तो दलालों पे ये जुर्माने के भी प्रावधान यही बनाती है एपीएमसी। इतना आपको याद रखना है इसमें। अगर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता देखी जाए, यहाँ पे वर्तमान में किसानों के कृषि विपणन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वह सिर्फ किसी की एकाधिकारवादी प्रणाली में निहित नहीं है, परंतु वे संरचनात्मक समस्याओं में निहित हैं। तो ऐसा होता क्यों है, यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में अभी भी पर्याप्त मंडियाँ नहीं हैं। अगर मंडियाँ भी हैं तो वहाँ पे दलालों की अधिकता है। तो इन मंडियों में आवश्यक बुनियादी ढांचे भी बहुत कम हैं, तथा मंडियों की अवसंरचना भी बहुत खराब है। आपने देखा होगा मंडियाँ ऐसे ही खुली रहती हैं जहाँ पे अनाज ऐसे ही धूप में, छाँव में और बरसात में पड़ा रहता है, जिसके कारण अनाज की बर्बादी होती रहती है, और किसानों को अनाज की बर्बादी का कुछ भी मूल्य मिल नहीं पाता है, और उनका भी अनाज इस तरह बर्बाद हो जाता है, जिससे उन्हें उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। यहाँ पे देख लीजिए वर्ष 2017 की डबलिंग फार्मर्स इनकम रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डबलिंग फार्मर्स इनकम रिपोर्ट के अनुसार एपीएमसी के तहत मौजूदा 6,676 यानी 6,676 प्रमुख बाजारों तथा उप बाजारों में बुनियादी अवसंरचनाओं की कमी है। ये किसकी रिपोर्ट है? एपीएमसी के। ठीक है, एपीएमसी के तहत ये पूछा जा सकता है डबलिंग फार्मर्स इनकम रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? एपीएमसी। और भारत बाजार में अभी भी 3,500 से अधिक अतिरिक्त थोक बाजारों की आवश्यकता है। 23,000 ग्रामीण अब आवधिक बाजार या हाट जैसे बोलते हैं, ये लंबे समय की उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इसलिए कृषि बाजारों की बुनियादी ढांचे आवंटित राशि का उपयोग पूरी तरह से भौतिक विपणन परिस्थिति के तंत्र के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। यानी जितना भी इन्हें रुपया दिया जाएगा वो इसके परिसंचरण या बोलते हैं इसके अवरोध को हटाने के लिए, यानी कि किसानों की आय को 2 गुना बनाने के लिए किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा आपदा उपकर, कैलेमिटी सेस। तो कैलेमिटी सेस यानी आपदा उपकर क्या है? तो कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वस्तु कर सेवा यानी जो जीएसटी जो होती है उस पर आपदा कर लगाने का विचार कर रही है। अब याद रखिए, जितना इंसान को देना पड़ता था जीएसटी, अब जीएसटी पर भी आपदा कर लगने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। आपदा कर सभी के लिए लगने वाला है। अब इसमें होगा क्या, तो याद रखिए, तो इसमें वित्त मंत्री के समक्ष जीएसटी पर 5% वाली स्लैब के अतिरिक्त अन्य सभी स्लैबों से अतिरिक्त धन जुटाने के लिए इस आपदा उपकर को रखा गया है। और जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 289, याद रखिए 279 यहाँ पे आपका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279, अगर हिंदी में कुछ गलत हुआ हो तो सॉरी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 4 F के अनुसार जीएसटी परिषद किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान उपकर लागू करने या लगाने की सिफारिश कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जीएसटी पर भी एक कर लगने वाला है जो उद्योग धंधों के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा हितकर में नहीं होगा, क्योंकि अभी तो कोविड-19 के कारण कोई भी उद्योग धंधे इतने चल भी नहीं रहे हैं, और उस पर भी ये जीएसटी लगने वाली है। जीएसटी के ऊपर भी कर है। ठीक है, ये कितने परसेंट लगेगा? लगभग आपका 5% बोला गया है, यहाँ पे 5%। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे 5% वाली स्लैब। ठीक है, और उसके अलावा भी, तो यहाँ पे देखिए उसके अलावा भी एक और कर लग रहा है, जो केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने के लिए बाजार ऋण लेने पर भी विचार कर रही है। साथ ही मुआवजे की सीमा जो है यानी टाइम पीरियड जो होता है उसके विस्तार पर भी विचार कर रही है। अब क्या होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो जीएसटी का मुआवजा देती है, जीएसटी का जो मुआवजा होता है वो देती है, उस पर भी ऋण लेगी। तो 2 तरह के ऋण बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि राज्यों पर लेगी तो राज्य लेगी अपनी जनता से, और जनता से लेगी तभी वो दे पाएगी केंद्र को। और ये तो आपका ये केंद्र वाला तो सभी पे लागू हो रहा है, जनता पर भी और राज्यों पर भी, क्योंकि ये जीएसटी पे लग रहा है। समझ गए? तो ये 2 आपके कर नए लगने वाले हैं,
तो ये आपको याद रखने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे कि दो कर कौन कौन से हैं, आप याद रखिएगा। आपदा उपकर और आपका बाजार ऋण लेने पे विचार, ठीक है, बाजार ऋण। अगर इसका एग्जाम्पल लेने की देखें तो वर्ष 2018 में केरल में मानसून के समय आई बाढ़ के बाद वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए केरल सरकार ने अगस्त 2019 में 2 वर्ष की अवधि के लिए पहली बार आपदा राहत कर लगाने की घोषणा की। इस प्रकार वह पहला राज्य बन जाता है जिसने उपकर लागू किया है। मतलब कर के ऊपर भी कर जो होता है वो उपकर कहलाता है। जीएसटी के ऊपर लगाने वाला कर उपकर कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दे रखा है जीएसटी की क्षतिपूर्ति। तो जीएसटी क्षतिपूर्ति क्या है, यानी जीएसटी से होने वाले जो घाटे हैं उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रावधान है। तो देखिए क्या है, 101वें संविधान संशोधन के अनुसार जब जीएसटी 2016 के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी संपूर्ण देश में लागू हो गया था। तो इसमें जो बड़े और छोटे राज्य थे सभी केंद्र राज्य थे सभी एक में विलीन हो गए, सभी आपस में मिल गए। जिससे क्या हुआ, केंद्र ने जीएसटी के लागू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक, ठीक है, जीएसटी कार्यान्वयन यानी जीएसटी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व से आने वाली कमी के लिए राज्यों की क्षतिपूर्ति देने का वादा किया था। भाई एकदम से अगर हम किसी के पास से कोई भी चीज़ छीन लेंगे तो उसके पास कमी आ जाएगी। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने कहा था जितने भी राज्य हैं उनको 5 वर्ष की अवधि दी जाती है और उनको क्षतिपूर्ति देने का वादा किया गया है। ये था आपका जीएसटी क्षतिपूर्ति, तो ये आपको याद रखना है। अब जल्दी से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे उमंग ऐप जो आपके 1 डे एग्जाम्स में होते हैं या आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी 1 लाइन में जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से। उमंग ऐप क्या है, तो उमंग ऐप क्या है, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत उसको आगे बढ़ाने के तहत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उमंग ऐप, ठीक है, लॉन्च किया है। और इस पर भारत मौसम विज्ञान से संबंधित सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। कौन इस पे सूचनाएं देगा, भारत मौसम विज्ञान। इस उमंग मौसम को करेगा क्या, जैसे सुनामी आ रही है, वर्तमान की स्थिति क्या है, मौसम की स्थिति क्या है, या नावकोस क्या है, पूर्वानुमान क्या है, वर्षा की सूचना देना है, पर्यटन में अगर कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की सूचना देना है, चेतावनी देना है। जो आपके अलर्ट होते हैं, लाल अलर्ट होता है, नारंगी अलर्ट होता है, पीला अलर्ट होता है, ये सभी जो चक्रवात होते हैं इनके बारे में जानकारी देना इस उमंग का मेन काम होगा। इस उमंग को लॉन्च कब किया गया था, 2017 में, ठीक है। प्रमुख सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए 2017 में लॉन्च किया गया था। अब उमंग की फुल फॉर्म याद रख लीजिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये आपकी उमंग की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। दूसरा पॉइंट है हमारा अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी यानी ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। तो इसमें क्या हुआ, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके तहत उसने सार्वजनिक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये दो यहाँ पे एनटीपीसी और यहाँ पे एनटीपीसी हो गई और ओएनजीसी, तो आपको दो याद रखना है, एनटीपीसी और ओएनजीसी ने अक्षय ऊर्जा यानी जो रीन्यूएबल एनर्जी बिजनेस है इसमें एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाना है, ठीक है। इसको एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने की सोची है। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। इस समझौते के अनुसार जो एनटीपीसी है और ओएनजीसी है, भारत एवं विदेशों में जो अपतटीय पवन जो होती हैं, जो तट के पास में जो पवन चलती हैं, वहाँ पे अक्षय ऊर्जा बनाएगी यानी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का निर्माण लगाएंगी और वहाँ पे जितनी भी संभावनाएं होंगी उनका पता लगाकर वहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी को बनाया जाएगा। एनटीपीसी की अगर वर्तमान स्थिति देख लें क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। एनटीपीसी में कितना मेगावाट है, कहाँ पे इसका क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एनटीपीसी का बस अभी 920 मेगावाट की स्थिति अक्षय ऊर्जा है, रीन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। लगभग 2300 मेगावाट की अक्षय ऊर्जाएं परियोजना अभी भी निर्माण प्रक्रिया में है, याद रखना है आपको। यहाँ पे मेन पॉइंट है एनटीपीसी समूह के पास कुल स्थापित क्षमता
62,110 मेगावाट की है। इसमें एनटीपीसी के पास 70 ऊर्जा केंद्र हैं, जिसमें 25 संयुक्त उपक्रम यहाँ पे दे रखा है। ये सारा 25 संयुक्त उपक्रम सहित 24 कोयला, 7 संयुक्त गैस द्रव्य, 1 हाइड्रो और 13 अक्षय ऊर्जा केंद्र शामिल हैं। तो ये सारी आपको याद रखनी है। एनटीपीसी के पास पूछा है उसकी क्षमता कितनी है, 62,110, क्योंकि वन डे एग्जाम से या वन लाइन एग्जाम से ये पूछा जाता है। कितने ऊर्जा केंद्र हैं, 70। कितने संयुक्त उपक्रम हैं, 25। कितने कोयला, 24। संयुक्त गैस, 7। हाइड्रो, 1। 13 अक्षय के ऊर्जा केंद्र। ठीक है। ओएनजीसी की स्थिति देखते हैं तो ओएनजीसी के पास अभी 176 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना है, जिसमें 153 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना, 23 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना है। टोटल मिला के आपकी बनती है 176। ठीक है, तो ये आपके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। आप नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे, रीस्टार्ट पॉइंट। अब हमारा पॉइंट है अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट ये हो गया रीस्टार्ट था। ठीक है, रीस्टार्ट है हमारा। तो रीस्टार्ट क्या है, याद रखिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया। तो रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। तो पूछा जा सकता है रीस्टार्ट किसने शुरुआत की, आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है आपका, रीस्टार्ट जो प्रोग्राम है ये किस के लिए है, तो एमएसएमई जो होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं, उनके लिए बनाया गया है। और इस वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व, यानी इंडिया के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। तो 15 मई 2020 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 1.73 बिलियन डॉलर। याद रखिए इसको, कितना हो गया, 1.73 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ ये बढ़ गया और हो गया हमारे पास टोटल 487.04 अरब डॉलर। ठीक है, 487.04 डॉलर अरब डॉलर। अब इतना हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है। तो इसमें आपको याद रखना क्या है, आपको याद रखना है कि 2020 में इंडिया के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है, 487.04 अरब डॉलर। कितना बढ़ा है 2020 में, 1.73 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब देख लीजिए, विदेशी मुद्रा जो भंडार होता है को फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट सारे इम्पोर्टेंट हैं और यही हमारा लास्ट वीडियो का पॉइंट भी है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और इसी तरह से हमारी सीरीज़ बढ़ती रहेगी और हम आपको बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर जो पॉइंट समझ में नहीं आता है वो हमसे कमेंट में बॉक्स पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।